अपने सहयोगी जेपी जी को बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच पर आएं और अब सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे और तमाम जो सवाल है अब मौजूदा सांसद से पूछे जाएंगे। जेपी जी। तो उत्तर प्रदेश की बात मुजफ्फरनगर से हम कर रहे हैं, हर सेक्टर के लोगों से बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों से बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों से बात कर रहे हैं और हर बिंदु पर बात कर रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, गन्ना बेल्ट है उस पर हम बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान यहां से ज्यादा होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। आखिरकार मुजफ्फरनगर में कैसे विकास होगा, रोजगार के रास्ते कैसे खुलेंगे, क्योंकि दिल्ली से सटा इलाका भी है। हमारे साथ हरेंद्र मलिक हैं, सांसद है समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात है सर, पहला सवाल आपसे ही, बीजेपी ने नारा लगाया अभी साल भर पहले 400 पार, लेकिन आपने यहां बाजी पलट दी और बाजी ऐसी पलटी कि 20 साल, मुझे लगता है कि 20 साल करीब रिकॉर्ड रहा कि समाजवादी पार्टी के यहां साइकिल नहीं चली और साइकिल चल गई। उस कैसे बाजी पलट दी आपने? ये तो जनता का मामला है। जनता जब चाहती है, जिसे चाहती है उसे जिताते। मेरा ये मानना है कि चुनाव में हार और जीतना कोई बहुत बड़ी योग्यता, थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिएगा सर। जीतना कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं होती और हारना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता। जनता का आशीर्वाद जब मिल जाता है, जीत जाते हैं। हम अपनी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाए, दूसरे साथी नहीं समझा पाए, जनता ने आशीर्वाद दे दिया, जीतिए। उनको पूरा कर पावे, नहीं कर पाते। जीतना हारना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। 10 लोग लड़ेंगे तो एक तो जीतेगा और तो हारेंगे। इसे मैं बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं मानता। ठीक है, अभी विपक्ष ने एक नया मुद्दा उठाया, वोट चोरी का। समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से बात कर रही है और अब एसआईआर का मुद्दा भी बिहार में उठ रहा है। संसद में आपने देखा अभी सेशन चला तो वहां विरोध हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद चलने ही नहीं दी विपक्ष के लोगों ने। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हाँ। संसद सत्ता पक्ष ने चलानी नहीं चाहिए। हम बहुत छोटी सी मांग कर रहे थे कि एसआईआर पर चर्चा की जाए। मैं खुद उस सर्वदलीय जो एक हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था 10 पार्टियों का, उसका एक मैं भी सदस्य था। अब जो हमारी एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, जिसको सब लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष रहे, उस पर बात जब हुई तो वो बात करने में लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वकील बोल रहा है या इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का जो व्यवहार था वो बड़ा वैसा था। और आज जो आप बात और हम बात कर रहे हैं, देखिए सत्ता पक्ष सरकार चलाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा 2 दिन चर्चा होगी तो सदन चल गया। एसआईआर पे यही तो कह रहे थे कि चर्चा हो जा, वो चर्चा से भागते हैं। नहीं, आपको लगता है मैं वोट चोरी हुई? मैं पूरी बात कह दूं जी। उसका कारण ये है और समझ में नहीं आता क्यों भागते हैं। अगर विपक्ष का एक सदस्य बोलता है तो सत्ता पक्ष का बोलता है, सत्ता पक्ष के लोग जो भी बराबर बोलते हैं हाउस में, तो वो क्यों नहीं चर्चा कराई उन्होंने? हमारा ये नौता एसआईआर पर चर्चा करो। आज बिहार में एसआईआर पर चर्चा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड को जोड़िए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप जिसका वोट कटा है, जिसका जुड़ा उसका पब्लिश कीजिए, उसके बूथ पर पब्लिश कीजिए। आज भी तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। उस दिन कर देता तो क्या गुनाह हो जाता? आप देखिए, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरा चुनाव हुआ अभी, हर क्षेत्र में वोट कटे। मैं आपको दिखा दूं जो हम बता रहे उस तरीके का 18,000 शपथ पत्र समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजे थे, जो आप लोगों को बांटे हैं, और कोई जांच नहीं की गई। पहले नोटिस भेज दिया समाजवादी पार्टी को कि आपने फर्जी वोट में, आपने फर्जी बयान दिया, क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और जब हमने शपथ पत्र दे दिए तो फिर कोई चर्चा नहीं। मलिक साहब, एक तरफ आप कहते हैं वोट चोरी होती है, एक तरफ शोर मचाते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, तो ये डबल रास्ते कैसे? या तो ईवीएम हैक होती है या वोट चोरी होती है। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं आपको बताऊं। हाँ। एक तो चुनाव में चुनाव आयोग अपना काम करता है, सामान्य प्रशासन अपना काम करता है, पुलिस का काम होता है केवल और केवल कानून व्यवस्था कायम करना। आपको तमाम आप मतदाताओं से जाकर के पूछ लीजिए, पुलिस का दरोगा घुस करके और वो पर्ची देखता है और पर्ची देख करके वापिस कर देता है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। हमने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि आपने पुलिस को अधिकार दिया पर्ची देखने का? पुलिस को अधिकार नहीं है, परंतु हर बूथ पर देखता है।
पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया गया और उससे चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं, अगर ये इस्तेमाल ना होता तो निश्चित रूप से वोट चोरी ना होती। पहले से बहुत देखिए भारतीय जनता तो पार्टी ये तो मानेंगे ना भारतीय- ईवीएम हैक नहीं होती फिर? मैं वो बता रहा हूँ, मैं अच्छा। पूरी बात कह दूं। मैं देखिए, मैं किसान आदमी हूँ, सीधी बात जानू, मुझे घुमाओ ना, देखो मैं घूम जाऊंगा। ठीक है। सीधी बात तो यह है कि पहले ये इनके पास बड़ा संगठन है। अभी आदेश आया चुनाव आयोग ने कि बीएलए की पर्ची पर ही वोट डलेगी। बीएलए ने एक मोहल्ले में पर्ची बांटी नहीं। भाई, पर्ची का काम केवल इतना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर्स, यही तो रोल है पर्ची का। वो पर्ची मेरी बनाई हुई हो या आपकी बनाई हुई हो, बीएलए की हो या किसी और की हो, उसको मानना चाहिए। नहीं मानते। ये पहले तो वोट बनाने में गड़बड़ करते हैं। बूथ आपको कई मोहल्ले में ऐसे दिखा दूं जिनके 4-4 किलोमीटर दूर बूथ थे। अब कहाँ जाएगा वोट डालने? तो ऐसी स्थिति में फिर ये ईवीएम को करते हैं। आपका वेमेंट होता है अभी शुगर मिलों में, और मेरे पास एक लेकर के आया, उसने प्रोसेस किया हमारे सामने और पूरा प्रक्रिया दोहराई कि अगर एकदम आप इसमें वेट डालोगे तो पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाने का। उसी तरीके से वो ईवीएम का है। ईवीएम में भी ये कहा जाता है कि परसेंटेज दाखिल की जाती है, और जहां उससे ज़्यादा अंतर होता है वो जीत जाता है, नहीं तो हार जाता है। और हम ये मान लिया, एक बात बताओ, आप हकम हैं, आपके सामने हमने आयोग के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। आयोग का दायित्व तो बनता है कि वो बैठ करके हमसे बात करे और दूसरे पक्ष को बुला करके हमारी बात सुने, उसका समाधान करें। हम समाधान की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो वोट के रखवाड़े हैं। हम एसआईआर आज बिहार में जारी हुआ, कल बंगाल में होगा, परसों यूपी में होगा। जो अब तक हमने ये कहा कि अगर आपने पिछले 3 चुनाव को गलत माना तो जो आज मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए हैं इनको सबको बर्खास्त कीजिए। इसका मतलब गलत वोटर लिस्ट से जीत के आए हैं। अगर अगली वोट बननी है तो वो वोटर लिस्ट गलत है और पीछे वो मेंबर पार्लियामेंट बने बैठे हैं यहाँ, तो उनको दे शुड रिजाइन इमीडिएटली। सर, लेकिन जो हलफनामा दिया था, हलफनामे का जिक्र किया चुनाव आयोग ने, फिर आपने तो बाकायदा अखिलेश यादव ने तो ट्वीट भी किया, सबूत भी दिए, क्योंकि राहुल गांधी को तो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। इसको फिर कैसे देखते हैं? उसके बाद फिर कुछ रिएक्शन आया? देखिए, मैं आपको बताऊं, दुर्भाग्य है इस देश का। मैं एक किस्सा सुनाऊं। एक बार हम चरण सिंह जी के पास गए यूपी में लीडर अपोजिशन बनाने के लिए, और हम लोगों ने बहन जी का नाम लिया, उनकी सुपुत्री का। तो चौधरी साहब ने बैत उठा करके डांट करके, सारे एमएलएज थे, 86 थे उस समय, और धमका करके कहा था कि आप जानते हो लीडर अपोजिशन क्या होता है? ये नेक्स्ट टू सीएम होता है। आप मेरे से केवल इसलिए कह रहे हो कि मेरी बेटी है। और तब नेताजी को लीडर अपोजिशन बनाया था उन्होंने। लीडर अपोजिशन राहुल गांधी है, उनका ऐसा खिलौना बना दिया। आदरणीय राहुल गांधी को सुनते नहीं। वो अपनी पार्टी के नेता होने के साथ साथ एलओपी भी हैं। मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करता, पर मेरी पार्टी ने जो शपथनामा दिया, जो हल्फनामा दिया है, उसको आज तक आयोग चैलेंज नहीं कर पाया। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं संगठन में राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो हमने हल्फनामे दिए उनके लिए पार्टी पूर्ण रूपेण जिम्मेदार है आज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हालांकि चुनाव आयोग पर तो आपके अगर पिछले दौर में देखें तो बीजेपी ने भी आरोप लगाए होंगे। आप तो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। नवीन चावला को लेकर भी इन्होंने सवाल उठा दिए थे, हटाने की मांग की थी, आपको याद होगा उस दौर में। तो ये तो सिस्टम है। आप जब यूपीए की सरकार थी तो सीबीआई को तोता कहा जाता, तो ये चलता रहता है हमेशा से। आगे बढ़ते हैं। पीडीए की बात हो रही है। पीडीए का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में हिट हुआ। अब उसी पीडीए को अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, और ये गुमराह करके लोगों को पीडीए फॉर्मूले से जीत गए, लेकिन अब गुमराह नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, तो एक ऐसा सवाल और ऐसा जवाब है। हम कह रहे हैं कि काट की हांडी 2 बार चढ़ ली, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी यूपी में। सवाल तो वही है, भाई आप कब तक हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे? आप कब तक हिंदू मुसलमान की बात करोगे? आप किसान की बात क्यों नहीं करते? आज देखिए, देश का नौजवान रो रहा है। आप जानते हैं एमबीबीएस की फीस पहले 20,000, 1.5 या 2 लाख रुपए पर एनम थी। आज एमबीबीएस की फीस
18 से 20 लाख रुपए पर एनम है। मैं जवाब चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जब हम शहर में घुसते हैं, अब ये अश्मेक बालियान का आप देख रहे थे, हाँ आपके पार्टनर भी हैं, अगर ये 20 लाख रुपए फीस होती तो मैं उनके परिवार को भी जानता हूं, वो इस योग्य थे कि वो 20 लाख रुपए साल की फीस पुगा सकते। मेरे पास एक बाबू आया पटवारी, उसने कहा मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, उसने नीट पास कर लिया और वो एमबीबीएस में दाखिला लेना चाहा। मगर बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसे समझा दो, मैं आपके पास लेकर आ रहा, मैं फीस वहन नहीं कर पाऊंगा। आपने इंजीनियरिंग की फीस बढ़ा दी, आपने प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस बढ़ा दी, आप प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब के ठेके खोल रहे हैं, तो कहाँ ले जा रहे हैं आप इस युवा को? जिस देश का नौजवान परेशान होगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। अभी आपने देखिए संभल में किसने, अभी जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब ने लोगों को उकसाया, भड़काया। तो किसने विशेष वर्ग की बात की? अगर कोई मुस्लिम की बात होती है तो अखिलेश यादव फौरन ट्वीट कर देते हैं। अगर कोई बात हिंदू की आती है तो अखिलेश यादव बहराइच में क्या हुआ, उसमें किसी हिंदू की मौत हो गई तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले। ये एक सवाल है। फिर आपको लगता है कि एक विशेष वर्ग के लिए आप करते हैं? ये आपकी सूचना सही नहीं है। हम लोग हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, हम केवल देश के नागरिक की बात करते हैं, प्रदेश के नागरिक की बात करते हैं। और आदरणीय अखिलेश जी ने हमेशा ऐसा ही किया है। जहां तक संभल की बात है, मैं खुद वहां 4 बार गया हूं, प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता करने भी गया और वैसे भी गया हूं। मैंने संभल में जो देखा, देखिए सत्यता ये थी कि वो उस दिन मेंबर पार्लियामेंट वहां थे ही नहीं। अब तो ये मामला सब जुडिस है, जुडिशियल जो तय करेगी उसमें हो जाएगा, परंतु वो उस दिन वहां थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे। और फोन की जहां तक बात है, फोन पे तो हम लोगों से रोज पता नहीं कितनी कॉल आम है, जितने पॉलिटिकल लोग हैं तमाम बैठे हैं, सोशल लोग जो बैठे हैं, सब पर कॉल आती है। फोन रिसीव ना करें तो हम गाली भी खाते हैं। फोन तो सबके सुने जाते हैं, सबके करे जाते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ, अगर वहाँ के प्रशासनिक मशीनरी को ये जानकारी थी कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व है और वो हिंसा करा रहा है, कई सवाल है, लंबी बहस हो जाएगी, तो उन्होंने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया? आप रात को जा रहे हैं कि हम इसकी सर्वे करेंगे, पहले दिन सर्वे हुए तो कोई विवाद ही नहीं हुआ वहाँ। उसके बाद चूंकि उस दिन मेंबर पार्लियामेंट वहाँ मौजूद थे इसलिए कोई विवाद नहीं हुआ। उसके बाद अचानक मुझे खुद एक बड़े अफसर ने, वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया कि कुछ छोटे नए लोग अति उत्साहित हो गए थे। मैंने मना किया और वो जा करके चले गए। वो आपको ये याद होगा, आपको हमसे ज़्यादा बारीकी से पता है कि दूसरे दिन जब सर्वे में गए तब मामला खराब हुआ। जो भी हुआ दुखद घटना है, उसकी हम चर्चा नहीं करते क्योंकि मैटर सब जुडिस है। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, फिर आप ठीक है। अब आइए, आपके समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान क्या कहा? ये बेरोजगारी कांवड़ लेने जाते हैं, कोई कह रहा है कि ये भगवा आतंकवादी हैं। तो ये तो बयान आप लोगों के ही है। एसटी हसन साहब क्या कुछ कहते हैं? आपकी ये भी सूचना सही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर में मैं खुद, मेरा सुपुत्र एमएलए, वो खुद, हम लोग गए कांवड़ में, सब लोग गए और अनिल जी तो कहने में शर्मा गए। पुरकाजी जो गेटवे ऑफ मुजफ्फरनगर है, गेटवे ऑफ यूपी है, वहाँ खड़े होकर के मुसलमान ही फूल वर्षा करते हैं, वहाँ चेयरमैन मुस्लिम है। ये आपको बताऊं, हमारे जिले में आज तक की मिसाल है। मैं 69 का हो गया, 70 मैं आपकी पार्टी के नेताओं आपको बता रहा हूँ। मैं 70 का हो लूँगा थोड़े दिनों में, 69 का हो जाऊंगा आपके नवंबर में। मैं आपको बताऊं, अब तक तो यहाँ कभी कांवड़ पे हिंदू मुस्लिम हुई नहीं। आज तक कोई मिसाल नहीं कांवड़ पे हिंदू मुस्लिम हुई है, और ना है। जहाँ तक कांवड़ के बारे में बात है, देखिए तो अपनी अपनी आस्था है। जो लोग आर्य समाजी है वो मंदिर में नहीं जाते, पर हिंदू तो वो भी है। जो लोग सत्संगी, वो रोज सत्संग में जाते हैं, सत्संगी करते हैं। हम राजनीतिक लोग हैं, हम मंदिर को भी उतना ही सम्मान देते हैं, मस्जिद को भी सम्मान करते हैं, गिरजाघर का भी करते हैं और गुरुद्वारे का भी करते हैं। परंतु चूंकि हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, उसे मानते तो जाते मंदिर में है। सम्मान सबका करते हैं। हमारे साथ से उठ कर के आदमी गुरुद्वारे में चला जाता है, मैं अरदास कर रहा हूँ तो हमें बुरा नहीं लगता। ईसाई है बैठा, वो चला जाता है कि मैं गिरजाघर में प्रार्थना कर रहा हूँ तो हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। मुस्लिम है तो वो इबादत करने मस्जिद में चला जाता है, उनके साथ से उठ कर के हम शनि धाम पे चले जाते हैं।
किसे बुरा लगता है? ऐसा नहीं, यहाँ सर्वधर्म सद्भाव है। सर आपने कांग्रेस भी देखी और सपा भी देखी, INLD में भी रहे, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक है मौजूदा देखिए, स्थिति मैं में? आपको बताऊं, हम लोगों ने राजनीतिक जीवन शुरू किया चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठ करके इलेक्ट्रोल का। 82 में मैं ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, मेरा अंडर एज नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, मेरा भाई जिनका डमी में था वो प्रमुख चुने गए। हम लोगों ने चरण सिंह के साथ भी काम किया। जो नेशनल पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनमें एक सिस्टम है, पूरा तंत्र है, प्रभारी कौन है, इंचार्ज कौन है, वो बात करेंगे, ये बात करेंगे। और जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें सीधा सब नेता की आंख के सामने रहता है। ये अंतर जरूर है। सब पार्टियों में अपने कार्यकर्ताओं की सब सुनते हैं, नेताओं की सब सुनते हैं, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। मेरा अब आखिरी सवाल, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि ये किसान बेल्ट है, ये गन्ना बेल्ट माना जाता है, आप मानते हैं? क्योंकि सरकार के मंत्री थे, आपने सुना, बालियान साहब को भी सुना, सब कह रहे किसान खुश हैं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, किसानों के शुगर मिलों के बाद जो बकाया था वो अब नहीं रहा है, चीजें बहुत बेहतर हुई। आप इत्तेफाक रखते हैं उनके इस बयान से? कतई इत्तेफाक नहीं रखता जी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा, अनिल जी से, कि बुढ़ाना जाकर देखा कितना किसानों का भुगतान हुआ। और बुढ़ाना ही नहीं, फिर थाना भवन देख ले आप। बजाज शुगर मिल की 14 इंडस्ट्री है इस यूपी में, एक का भुगतान आज तक नहीं हुआ, और कभी नहीं होता। किसी की सरकार रहे, एक सीजन रोक करके तब भुगतान करते हैं। किसान कहाँ खुशहाल होगा? पहले डाई का, अभी NPK का, आज ही मैं एक गांव में गया सुबह ही, कट्टा 1400 का था, उससे पहले 900 रुपये का था, अब 1750 का हो गया। दिखा है क्यों भाई सुमित? 1750 का हो गया। आपने फर्टिलाइजर के दाम बढ़ा दिए, सारी शुगर मिले आपको ये सौगात में कैंसर भेंट कर रही हैं। सबका प्रदूषित जल प्रवाह हो रहा है और लोगों में कैंसर। मुजफ्फरनगर तो कैंसर का कारखाना हो गया, जितना किसानों में कैंसर फैल रहा है मुजफ्फरनगर में, ऐसा कोई गांव नहीं जहां 2 से ज्यादा लोग एडमिट नहीं है। और हम लोग तो देख रहे हैं रोज नेत्र रोग, यहीं आप देख लीजिएगा, चांदपुर ये सारा इलाका जो फुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, मुजफ्फरनगर में पड़ता है, मेरी लोकसभा क्षेत्र में आता है, सब लोग नेत्र रोग से ग्रसित हैं। और आप ये देखिए, खतौली में शुगर मिल तो इस साइड में है और उसका वेस्टेज उधर पहुंचाते हैं, लोगों की आंख में गिरता है, खाने के सामान में गिरता है, लोग बीमार होते हैं। यहाँ तो बीमारी इस समय हम लोगों, तो मुजफ्फरनगर के लोग केवल लोगों का जीवन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह जीवन बच जाए। डॉक्टर कहीं है नहीं, इलाज का कहीं है नहीं संसाधन। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया दोराड़े के पास, चिरोड़ी गांव है, उस आदमी ने 40 लाख की अपनी जमीन बेच दी, उसके पास 8 बीघे जमीन थी, सारी बेच दी और वो लगा दी, और उसके बाद भी बच्चा नहीं बचा पाया वो। तो हम लोग तो जीवन बचा रहे हैं, किस तरह किसान बचेगा? आपको तमाम फर्टिलाइजर डुप्लीकेट, हाँ, और मैं आपको बता रहा डुप्लीकेट फर्टिलाइजर मिल रहे हैं। पेस्टिसाइड तो कहीं ठीक है ही नहीं एक जगह भी। पेस्टिसाइड का तो हालात ये है, जिसे जहर कहें, वो जहर भी खराब मिल रहा, वो भी डुप्लीकेट है। जब आपकी फसल खराब हो रही है जी, आप आज टॉप बोरर आ रहा, टॉप बोरर आ, मैं किसान आदमी हूँ जी, टॉप बोरर पे पहले एक बार स्प्रे कर लेते 40 दिन की छुट्टी हो जाती। ऐसा मानना है कि सितंबर के लास्ट में फिर टॉप बोरर नहीं आता, और अब स्प्रे कर लो 10 दिन बाद फिर करना पड़े। सारे मिल दवाई बेच रहे हैं, इनका क्या काम है दवाई बेचने का? और वो किसान से पैसा मनमाना पैसा वसूलते हैं जी। और IPA एक सारे शुगर मिलों में नौकरी कौन करता है? किसान का बेटा। आप वेज बोर्ड में अकुशल मजदूर को भी 15,000 से ज्यादा मिलते वेज बोर्ड में। अगर वेज बोर्ड ना भी हो तो आपकी 3 श्रेणी है, 9200 रुपये, 11,500, 14,500, कुशल, अर्धकुशल और बिल्कुल वैसा आदमी। और शुगर मिल दे रही 6500 रुपये। सारे मजदूरों का शोषण ये कर रहे हैं। यहाँ तो इतना बड़ा उत्पीड़ित है। और जिनकी बात आप कर रहे हैं खतौली की, खतौली ने बर्बाद कर दिया, सारे क्षेत्र में बीमारी फैल रही है। भाई साहब, हम लोगों का जीवन बचा लो किसी तरह,
मैं तो जी न्यूज से अनुरोध करूं, जीवन बचा लो। तितावी ने तो बर्बाद कर दिए जो नौकरी। अब आप देखिए, या मानव व्यापार कर रहा है आईपीएल। तो हमारे संविधान में किसी को श्रमिक को खरीदना बेचना अपराध है, दंडनीय अपराध है। तितावी मिल एक तितावी शुगर कॉम्प्लेक्स के नाम से था, श्री राम इंडस्ट्री की वो थी, वो खरीदा आईपीएल ने। नु कहा हमने मजदूर खरीद लिए। भाई कौन सा कानून है? मैंने उनके एमडी को कहा आप संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। कहाँ लिखा है कि आप किसी मजदूर को खरीद लेंगे? यहाँ ये मानव व्यापार कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो उत्पीड़न कर रहे हैं। सारा मजदूर रो रहा है, सारा किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है। किसान और मजदूर को आप अलग नहीं कर सकते। किसानों को जातिवाद के नाम पर अभी आप जब आपने संबोधन किया जाटलैंड कहा, बाबा ऐसा किसान लैंड कहो, हमें आइसोलेट क्यों करते हो? अगर किसान जातियों में बटेगा तो जो शासक है वो नोच नोच के खा जाएगा। ये और है क्या इन पे? ये नोच के इसीलिए तो खा रहे हैं कि हमें जातियों में बांटते हैं, बस जाति इधर को चलेगी, जाति इधर को चले। सर हम थोड़े पीडीए लाए हैं, पीडीए तो आप ही लाए ना, हम थोड़े लाए पीडीए। हमारे पीडीए की परिभाषा आप हमसे पूछ रहे हैं। पिछड़ा दलित, चलिए पिछड़ा वो जो सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा हो, वो पिछड़ा जो एजुकेशन में पिछड़ा हो, वो पिछड़ा जो आर्थिक स्थिति में पिछड़ा हो, दलित वो जिस पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक वो जो तादाद में कम है, उसमें धर्म कहीं नहीं लिखा हमने। हम पीडीए की परिभाषा हमारी अपनी है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए सत्ता पक्ष कह रही है सब ऑल इज वेल, विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं है। बिल्कुल हरिन मलिक जी, सर एक मिनट रुकिए मंच पर, एक मिनट मंच पर रुकिए, क्योंकि हम एडिटर रमेश चंद्रा जी को मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच पर रहें, क्योंकि एक और हमारे सहयोगी हैं, मैं जरा उनको भी बुलाना चाहूंगी। कपिल शर्मा की तरफ से तेजल हेगड़ा जी प्लीज मंच पर आएं और उन्हें सम्मानित करेंगे हमारे माननीय, क्योंकि तमाम हमारे ये सहयोगी दल हैं जिनकी वजह से आज मंच पर इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है। किसानों की जो समस्या अभी जो जूझ रहे हैं किसान, जिन समस्याओं को लेकर, उसके बारे में भी सांसद जी ने बताया। और संसद तक कौन से मुद्दे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, क्या वजह रही है, पीडीए के बारे में जिक्र किया, कांवड़ यात्रा का हमने जिक्र किया, और इसके अलावा साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव के बारे में भी जिक्र किया। तो तमाम माननीय हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं हरिन मलिक जी, सर मैं आपको सम्मानित करेंगे। एडिटर रमेश चंद्रा जी प्लीज सांसद जी को सम्मानित करें, और तालियां भी साथ साथ बजनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मौजूद पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेता मौजूद हैं और ये मंच, खुले मंच पर आज तमाम बातें हुई हैं। तो जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी मंच पर आने के लिए, और संजीव वालिया जी आपका भी, अनिल जी आपका भी समय देने के लिए और बात रखने के लिए, क्योंकि आज इस मंच पर तमाम वो मुद्दों की चर्चा हो रही है जो मुजफ्फरनगर के ज़मीनी मुद्दे हैं, जिस पर आज हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की बात, जिसमें तमाम और भी हमारे साथ सहयोगी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। उद्योग जगत की बात होगी।